हेलो हाय नमस्कार, मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टीएमए चैप्टर 1 दैट इज सेट्स। और इसमें हम इन चैप्टर्स में सबसे पहले एक समराइज जानेंगे कि चैप्टर होता क्या है, एंड देन आफ्टर हम आपके इसके क्वेश्चंस और आंसर्स को भी कराएंगे। आई नो आप ऑन डिमांड वाले स्टूडेंट्स हैं क्योंकि टीएमए चैप्टर्स ऑन डिमांड वाले ही पढ़ते हैं। और अब तक ऑन डिमांड वालों के लिए जो रिक्वेस्ट हमारे पास आ रहे थे कि सर आप टीएमए चैप्टर्स पर भी काम कीजिए, हमने अपनी कमर कस ली है और बहुत जल्द जो है हम टीएमए के चैप्टर्स लेके आएंगे। और ये सारा मेहनत केवल इसलिए किया जा रहा है ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकें। तो हमारा जो डेडिकेशन है वो तो हमेशा से रहेगा, बट आप अपनी कंसिस्टेंसी और मेहनत घर पे करते रहिए ताकि जिस पर्पस से हम मेहनत कर रहे हैं आप अच्छा स्कोर कर सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे सेट के बारे में। सेट होता क्या है? देखिए, कुछ भी सेट आप ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। आपको दिख रहा है, घर को देखो, क्या लिख रहा है? बल्ब है ना, टीवी है, दरवाजा है, कूलर है, एसी है, बुक्स है, पेन है, सब लिख दो, इकट्ठा कर दो, बन गया सेट। लेकिन हमें पहले यह समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में सेट का डेफिनेशन क्या है। हेलो, ये मैथ की दुनिया है भाई, हम मैथ के तरीके से बात करेंगे तो हमें यह समझना होगा कि एक्चुअली में सेट का क्या डेफिनेशन है। सेट का डेफिनेशन कहता है सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कलेक्शन के बारे में। जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, कलेक्शन हमारे पास में, उन कलेक्शंस में जितने ऑब्जेक्ट्स के नाम होंगे उसमें एक कंडीशन छोटा सा केवल है कि भैया यहां पर डिस्टिंग्विश होना बहुत जरूरी है। अगर आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, यानी कि आप उसको अलग अलग सेपरेट नहीं कर सकते हैं, कुछ रीजन आपके पास नहीं है, हम उसको सेट नहीं कहेंगे। क्लियर नहीं हुआ? आइए कुछ एग्जाम्पल समझाते हैं। अब यहां पर देखो, कुछ रेड में मैंने लिखा है यहां पर रिच पीपल ऑफ दिल्ली। अब एक बात बताओ, रिच पीपल ऑफ दिल्ली, दिल्ली के अमीर लोगों के नाम कैसे डिसाइड करेंगे किसको अमीर कहेंगे? लेकिन मैं आपको बोल दूं कि भाई रिच पीपल ऑफ दिल्ली है बट मोर देन 10 लाख रुपीज, जो 10 लाख से ज्यादा कमाते हैं या जिनके पास 10 लाख से ज्यादा है, बहुत आसानी से छाट लेंगे हम लोग कि अच्छा ये लोग हैं जो 10 लाख से ज्यादा कर रहे हैं, इस तरह की चीजें। तो आपको मैं बस ये समझाना चाह रहा हूं कि यार डिस्टिंग्विश करना जरूरी है, एक डाटा हमारे पास होना ढंग का जरूरी है। आइए और आपको समझाते हैं। गुड मैनर्स स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। अब गुड मैनर, बैड मैनर, या कोई क्राइटेरिया सेट करने का? कैसे डिसाइड करेंगे हम? क्या इसको मेजर कर सकते हैं? नो 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 नो। अब इसी को हम बोलते हैं कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो गुड मॉर्निंग बोलते हैं सुबह सुबह, हेलो गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। तो ऐसे करके हमें पता चलेगा कि भाई इतने स्टूडेंट्स हैं जो गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, बढ़िया सा डाटा निकाल रहे हैं, कलेक्शन कर रहे हैं, उसको डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं ढंग से। डिस्टिंग्विश बोले तो भाई ये बच्चे गुड मॉर्निंग बोलते हैं, ये बच्चे गुड मॉर्निंग नहीं बोलते हैं। डिस्टिंग्विश बोले तो ये 10 लाख का कमा रहे इसलिए अमीर है, वो 10 लाख का नहीं कमा रहा इसलिए अमीर नहीं है। क्लियर हो रहा है? आगे बात करते हैं। इंटरेस्टिंग बुक्स रिटन बाई प्रेमचंद। अब ये प्रेमचंद के द्वारा बहुत किताबें लिखी गई है। अब मैं बोल रहा हूँ ये इंटरेस्टिंग है, आप कहेंगे नहीं सर हमें तो अच्छा नहीं लग रही है, इंटरेस्टिंग तो नहीं है। तो इंटरेस्टिंग नॉन इंटरेस्टिंग, क्या इसका कोई मेजरमेंट का है, डिस्टिंग्विश करने का है? कुछ नहीं। लेकिन मैं लिख दूं कलेक्शन ऑफ बुक्स रिटन बाय प्रेमचंद। अब कलेक्शन में सारा आ जाएगा, वहां पे हम डिस्टिंग्विश कर पाएंगे ये किताबें प्रेमचंद ने लिखी है भाई, किसी और ने नहीं लिखी है। तो ये एक जो हमने अलग से दिया है ना, दैट इज ये हमारा इंटरेस्टिंग बुक्स। सो ये बेसिकली इधर जितने ब्लैक देख रहे हैं ये सारे के सारे सेट बन गए। और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां आपको एक स्टेटमेंट दिया जाता है और उसको सेट में कन्वर्ट करना होता है। आगे हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहां पर कुछ ऐसे डिनोशन हम आपको लेके आने वाले हैं, कुछ ऐसे नोटेशन लेके आने वाले हैं जो नोटेशन आपको रट लेना है, याद कर लेना है, क्योंकि इस नोटेशन का एक एक नोटेशन, एक एक सिंबल इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर कहीं से भी दिमाग में क्लिक कर दिए, हट गया, तो आपको फिर समझ नहीं आएगा कि हो क्या रहा है यहां पर। और ये सारा खेल इन्हीं नोटेशंस का है, इन्हीं सिंबल्स का है, इनमें सारी चीजें चलेंगी। जैसे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, अगर हम बोले यहां पर एन, सो एन के बारे में बेसिकली बोल रहे हैं। एन क्या है यहां पर? नेचुरल नंबर्स। व्हाट इज नेचुरल नंबर्स? जिनको नहीं बेसिक मैथमेटिक्स क्लियर है, मैं उनको ये बता रहा हूं कि मैं आपको ये बेसिक मैथ प्रोवाइड कर दूंगा। आपको सिंपली क्या करना है, हमारा एक व्हाट्सअप नंबर है 9643480201, इस पे बोलना है कि सर हमें बेसिक मैथमेटिक्स के पीडीएफ चाहिए। मैंने खुद उसको लिखा है क्लास 1 to 8 तक, और अपडेट करेंगे यार, ये सब तो छोटी मोटी चीज़ें करते रहते हैं। अभी आईटी जेईई और नीट के बैचेज लेके आएंगे तब सब मज़ा आएगा एकदम से। अब एनआईएस में ठीक है, अभी बच्चों के लिए कुछ कर देते हैं, आगे भी करते रहेंगे, बट टारगेट कुछ और है।
तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, इसलिए सब घबराना नहीं है, बढ़िया नंबर आएगा। तो ये एन की बात करते हैं, नेचुरल नंबर की बात करते हैं। डब्लू आपका क्या हो गया यहाँ पे? सो अगर हम डब्लू की यहाँ पर बात करें, डब्लू आपका हो गया होल नंबर। देखिए एक होता है जेड और एक होता है आई, ठीक है ना, एक क्या होता है जेड, एक आई, इसको हम इंटीजर्स बोलते हैं, ये याद रखिएगा। अगर इसी को हम जेड प्लस बोल देते हैं तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स बन जाता है, इसको हम जेड माइनस बोल देते हैं तो ये नेगेटिव इंटीजर्स बन जाता है। क्यू का मतलब होता है कि ये रेशनल नंबर है। हेलो, जिन नंबर्स को पीवाईक्यू के रूप में लिख सकते हैं, डायरेक्ट नॉलेज, रेशनल नंबर, हिंदी बोलते हैं परिमेय संख्या, है ना, जहां नीचे का जो आपका डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है। आर बोले तो रियल नंबर, सब आगे इसके अंदर आ गया। सी बोले तो कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए मेन सिंबल्स यहां से, ये तो फिर भी आपने पढ़ रखा है, यहां से मेन आता है। ये सिंबल जहां भी दिख जाए इस तरीके का, तो आपको इसको बोलना है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू मतलब उससे संबंधित है। जैसे आप कहां से बिलोंग करते हैं? जी हम दिल्ली से बिलोंग करते हैं, जी हम बिहार से बिलोंग करते हैं, जी हम महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, जी पार्टिकुलर हम इस टीम से बिलोंग करते हैं, उससे संबंधित। तो यहां भी कुछ ऐसा ही होगा कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन कौन चीजें किससे क्या कर रहा है। सो ये हो गया बिलोंग टू। अब ये देखिए, अगर बिलोंग टू लिख के ऐसे करेक्ट करते, इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग टू, मतलब ये बिलोंग नहीं करता है। और ये सिंबल्स इसलिए बनाए गए ताकि शब्दों की संख्या कम हो जाए और समय बच सके और कम स्पेस में ज्यादा हम समझा सके, अपनी बात रख सके। आगे बात करते हैं, देखिए उल्टा ई बना दीजिए, इसको बोलेंगे देयर एग्जिस्ट। अगर इस तरीके से सी जैसा बना देंगे, इसको बोलेंगे सबसेट ऑफ। अगर इसको बना के कट कर देंगे, सबसेट नहीं है। इस तरह से उल्टा करेंगे यहां पर ये सिंबल, इसको बोलेंगे सुपरसेट। अगर इस तरह काट देंगे, नॉट अ सुपरसेट। और इस तरीके से उल्टा ई करके कट कर देंगे, डज नॉट एग्जिस्ट। तो बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। ये सिंबल्स को, एक एक सिंबल्स को 5-5 बार, 10-10 बार अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, सीख लीजिए, क्योंकि इसका मेन खेल होगा। आगे यहां पर हम बात करते हैं, यहां पर सबसे पहले हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट। भैया सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, कैसे हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं, एकदम जीरो लेवल से उठा रहे हैं। जिसको नहीं भी मैथ आता होगा वो भी सीख जाएगा। तो अगर हमें सेट को फॉर्म में, सबसे पहला होता है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। सो बेसिकली जब हम रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में बोलते हैं तो एक एक इंडिविजुअल को वहां पर देते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, यहाँ पे नॉर्मल लिख देता 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ऐसे लिख देता। तो यहां लिखता एक्स, मैं इसको बोल रहा हूं एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू एन, है ना। एंड यहां पर हमें यह दिखना पड़ेगा कि जो एक्स है हमारा वो क्या है, लेस देन इक्वल टू 5 है। कुछ इस तरह से लिखेंगे, लेस देन इक्वल टू 5 है, और इस तरह से इसको लॉक कर दिया। तो आइए कुछ चीजें इसके बारे में थोड़ा समझाना चाहेंगे आपको। इसके अंदर जो चीजें लिखी होती है उसको एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट्स कहते हैं। तो जब आप सारे एलिमेंट्स को एक एक करके सिंगल सिंगल दिखाते हैं, लिखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इसको रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। लेकिन जब इसको एक प्रॉपर्टीज में लगा के आप इसको बोलते हैं तो ये बन जाता है सेट बिल्डर फॉर्म। बहुत सारे एग्जांपल अपने मन से लिए जा सकते हैं, कोई ऐसी वाली बात नहीं है। तो जैसे यहां पर हमने बोला, लिखने का तरीका सुनिए। हम मान लेते हैं कि लेट ये सारा डाटा एक्स है ना, ये सारा क्या है, एक्स है। तो हमने लिख दिया एक्स। ये जो दो डॉट बोलते हैं इसको बोलते हैं सच डैट, इसको बोलते हैं सच डैट। कुछ इस तरह है कि ये जो हमने, ये जो सारे एक्स हम इसको मान रहे हैं, ये एक्चुअली ये एक्स एन बोले तो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। देखो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है यहां पे, है ना। अच्छा, अब हमें ये देखना है कि ये 1 से स्टार्ट होकर 5 तक गया, तो एक प्रॉपर्टी लगानी है। इसको बोलेंगे एक्स जो है ना, ये 5 से 5 तक ही है, और यहाँ इज इक्वल टू भी लगाएंगे, मतलब लेस देन 5, लेस देन इज इक्वल टू 5 तक रुक गया है। और क्योंकि नेचुरल नंबर है तो ऑब्वियसली 1 से स्टार्ट हुआ होगा। तो इस तरीके से हम अलग अलग सेट को, जितने भी रोस्टर फॉर्म वाले होंगे उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अब देखो टाइप्स ऑफ सेट्स की बात करते हैं। कुछ होता है फाइनाइट सेट, कुछ होता है इनफाइनाइट सेट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है? तो जी फाइनाइट सेट का मतलब है कि कोई भी सेट आप ले लीजिए जिसके अंदर आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स को फिक्स कर देते हैं। लो, फिक्स कर देते हैं। एक हुआ ना कि जैसे शादी में जाते हैं ना, कई बार हम लोग बचपन में कई बार किसी गाँव की शादी में गए, या छोटा बजट का शादी है वहाँ पे, तो अब वहाँ पर जब खाना खिलाया जाता था ना, तो जो रसगुल्ले होते हैं या मिठाई होती है वहाँ फिक्स होता है कि भाई एक आदमी को ना 2 से ज़्यादा मत देना या 1 से ज़्यादा मत देना, फिक्स होता है वहाँ पे।
और मान लो कहीं कहीं शादी पार्टी में आजकल हम लोग जाते हैं तो भाई उसमें खुद ही रखा था, जाइए खाइए, उसमें कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं है, आपको 10 खाना 10 खाइए, 20 खाना 20 खाइए, कोई मतलब नहीं उन चीज़ों से, तो वो चला जाएगा इनफाइनाइट में। लेकिन जब हम लोग सेट कर देंगे, फिक्स कर देंगे, जैसे मान लो यहाँ पर मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, डाटा में लिख रहा हूँ यहाँ पे, है ना, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर डाटा लिखा, मान लो 0 1 2 3 4 डॉट 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 क्यों लगाना है भाई, डॉट डॉट मत लगाओ, फाइनाइट कर रहे हैं ना, मान लो 5, बस इस तरीके से। अब इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हो गए, इसके अंदर हो गए 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हो गया इस पर, कितने एलिमेंट्स हो गए, 6 एलिमेंट्स हो गए, तो ये क्या हो गया, फाइनाइट हो गया। लेकिन इसी को अगर मैं यहाँ पर लिखूँ इस तरीके से 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन इन्फिनाइट तक, सो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये क्या हो गया, ये इनफाइनाइट हो गया, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो गया, कोई फिक्स नहीं है, आप जितना नंबर इसमें डाल दो सब चलता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको ना कुछ इस तरीके से भी आप दे सकते हैं, जैसे मान लो इसी चीज़ को मैं ऐसे दिखाता यहाँ पे, एक और एग्जाम्पल लेता, a इज इक्वल टू मान लो डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर देख रहे हो, अब आप कहेंगे कि सर यहाँ इन्फिनाइट कैसे है, तो क्योंकि नंबर लाइन आपने पढ़ा होगा, इधर जितना आएंगे यहाँ तक आते जाएंगे, माइनस इन्फिनाइट तक बढ़ते चले जाएंगे, सो दिस इज आल्सो अ इन्फिनाइट सेट। तो बहुत सिंपल है, इन्फिनाइट फाइनाइट और इन्फिनाइट को पकड़ना। फाइनाइट में जितने एलिमेंट्स होंगे बिल्कुल उनकी संख्या फिक्स होगी, चाहे जितना भी हो, बट इनफिनाइट में कोई संख्या फिक्स नहीं होगी। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर एम्प्टी सेट के बारे में और सिंगलटन सेट के बारे में। देखिए हम उस सेट को एम्प्टी सेट बोलेंगे जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। बोले सर ऐसा पॉसिबल है क्या, जबकि उसके अंदर एलिमेंट ही नहीं है, तो क्या हम उसको एक सेट बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे। जीरो, क्या जीरो एक डिजिट नहीं है? है, पर हम आपको बोले कि मुझे जीरो पेन चाहिए, जीरो कॉपी चाहिए, जीरो मोबाइल चाहिए, आप दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। तो अस्तित्व में एग्जिस्ट तो कर रहा है ना, तो वैसे ही एम्प्टी सेट भी यहाँ पर टिकेगा और जलेगा। तो इसको हम लोग फाई से बेसिकली डिनोट करते हैं। और एम्प्टी सेट में कुछ नहीं होता, ये इस तरह से खाली हम बनाते हैं, ये खाली वैकेंट रहता है, इसको वॉइड या नल सेट भी बोलते हैं यहाँ पर। लेकिन हम सिंगलटन सेट की बात करते हैं तो सिंगलटन सेट में सिंगल एलिमेंट केवल होगा। कोई भी आप कुछ भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे मान लो यहाँ पर लिखा एक सेट है हमारा, ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिख दिया एलिफेंट, एलिफेंट लिख दिया, कुछ भी लिख दो ना, ए लिख दिया यहाँ पे, कुछ भी लिख दो, यहाँ मैंने 1 लिख दिया, ए लिख दिया यहाँ पर मान लो मैंने -5 लिख दिया, कुछ भी लिख दिया यहाँ पर, ये सिंगलटन सेट में चला जाएगा। तो सेट जब हम बोलते हैं तो हमें इसके नाम से ही चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आगे बात करते हैं यहाँ पे, एक तो इक्वल सेट्स हो गया, इक्विवेलेंट सेट्स हो गया एंड डिसजॉइंट सेट्स हो गया यहाँ पे। तो जब हम इक्वल सेट्स की बात करते हैं तो किसको इक्वल सेट्स कहेंगे, किसको हम लोग इक्विवेलेंट सेट्स कहेंगे, किसको डिसजॉइंट सेट कहेंगे, ये हम आपको थोड़ा सा समझाना चाहेंगे, क्योंकि इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में फर्क होता है। ठीक है, तो मैं कुछ एग्जांपल्स जो आपके बुक में दिया गया है उसी को एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे कहता है 2 और मोर सेट्स आर कॉल्ड इक्वल सेट्स इफ दे कंटेन एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स। जैसे कोई भी सेट है, मान लो ए हमने लिया, ठीक है, और इसमें जो एग्जाम्पल लिखा है, मान लो हम यहाँ पर ले लेते हैं कि मान लो यहाँ पर लिखा है 2, ठीक है ना, और मान लो एक सेट हम लोग बी लेते हैं और इसमें जो है लिखते हैं एक्स सच डैट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर, मान लो लिख देते हैं इवन प्राइम नंबर। तो बेसिकली इन दोनों में ही अगर हम आते हैं तो यहां भी हमें दिख रहा है कि खाली 2 है और इतना लंबा लिखा है, पर इसका मतलब ही खाली 2 ही आएगा। सो इस केस में दोनों ही सेट इक्वल है, एलिमेंट वाइज भी और एग्जैक्ट सेम है इसको। सो इसीलिए हम बोलेंगे कि जो सेट ए है और बी है ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं इक्विवेलेंट सेट की, तो इक्विवेलेंट सेट में कहता है, कंडीशन समझिएगा, ये एग्जैक्ट सेम कर रहा है बट ये कह रहा है कि केवल नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए। हेलो, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए। मान लो ए लिखा है यहाँ पे 1 2 3, बी लिखा है यहाँ पर ए बी सी। तो हमें ये समझना पड़ेगा बेसिकली यहाँ पे कि जी ऊपर में 3 एलिमेंट्स हैं और नीचे भी 3 एलिमेंट्स हैं। इफ number of elements are same in 2 sets then
दोज सेट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट्स। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है और एग्जैक्टली एलिमेंट्स भी सेम है, नंबर भी है कि एक तो एक ही है, दो तो दो ही है, और वो चीज कॉपी है हूबहू, तो उसको हम इक्वल सेट्स कहेंगे और इसको इक्विवेलेंट कहेंगे। यहां अक्सर कंफ्यूजन होता है, जिसको मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश किया, राइट। अगर हम डिसजॉइंट सेट की बात करते हैं तो डिसजॉइंट सेट्स ऐसे सेट्स को बोलते हैं जिनके बीच में कोई कॉमन नहीं होता है। जैसे मान लो मैंने लिखा A 1 2 3, मैंने लिखा बी में मान लो मैंने लिखा यहाँ पे 4 5 6 और 7, इस तरीके से लिखा। अब आप मुझे बताइए कि ए और बी में आपको क्या सेट सेम मिल रहा है। ये लिखा है 1 2 3 मतलब, और यहाँ लिखा है 4 5 6 7, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो इसको बोलेंगे डिसजॉइंट सेट्स। आगे बात करते हैं नेक्स्ट हम लोग। अब यहाँ से कुछ सिंबल्स की हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या क्या सिंबल्स यूज हुआ है। जैसे इस सिंबल की बात कीजिए, ठीक है। अब ये सिंबल्स में क्या लिखा है, देखिए पहले इस सिंबल का इसका मतलब जान लेते हैं कि ये क्या था। तो बैक होना पड़ेगा हमें इसके लिए, और बैक हो जाके आओ देखो जरा, ये सिंबल था ना हमारा ये वाला, दिस वन, और इसका मतलब क्या था, सबसेट था। तो हम लोग सबसेट कहते किसको है, पहले ये समझना पड़ेगा। एक ऐसा, जब हम दो सेट की तुलना करेंगे तो एक ऐसा सेट जो मतलब दूसरे सेट के एलिमेंट्स उसके अंदर हैं। जैसे मैं इसको और आसान तरीके से समझाऊं, मान लो कि हमने एक सेट लिया जिसमें लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लो ऐसा हमने लिख दिया, 10 तक लिख दिया। हमने एक और सेट लिया जिसमें हमने लिखा 2 3 5 लिखा, एक और सेट लिया हमने इसमें लिखा 1 2 लिखा, एक और सेट लिया इसमें 8 9 10 लिखा। अब जितने सेट्स हमने तीन अलग अलग बनाए हैं, इन सब के जो एलिमेंट्स हैं इस बड़े वाले सेट्स के अंदर है। सो जो बड़ा वाला सेट है वो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, क्योंकि उन सब का है। अभी बताएंगे आपको यूनिवर्सल सेट, पावर सेट सब आपको बताएंगे। सो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। और इस बड़े वाले सेट के बाद जो बाकी के छोटे छोटे सेट्स हैं जिनके एलिमेंट्स इस वाले में हैं, तो इन छोटे छोटे एलिमेंट्स को हम लोग बोलेंगे सबसेट। तो सबसेट को थोड़ा सा मैं आपको पहले क्लियर कर देना चाहूंगा, तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, समझिए इसको, ठीक है। तो पहले यहां सबसेट हम क्लियर कर लेते हैं कि एक्चुअली में सबसेट होता क्या है, राइट। सबसेट यहां होता क्या है, तो देखिए मान लो हम एक यूनिवर्सल सेट लेते हैं U 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इस तरह से लेते हैं, यूनिवर्सल सेट लेते हैं यहाँ पे। अब इसे ना हम इसमें बहुत सारे सेट्स ऐसे लिखेंगे जिनके एलिमेंट्स इसके अंदर है। चलिए लिखने शुरू करते हैं। A इज इक्वल टू 2 3 5, B इज इक्वल टू 6 8 9, C इज इक्वल टू, मान लो मैं और कुछ ले लेता हूं, जैसे बोल लेता हूं 8 9 10, कुछ इस तरह से लिख लेते हैं यहां पे। तो मैं आपसे पूछूंगा कि इस बड़े वाले सेट में जितने एलिमेंट्स हैं, ध्यान से आपने देख लिया, इन छोटे छोटे सेट्स में जो एलिमेंट्स हैं क्या इससे मैच कर रहा है, तो जी मैच कर रहा है। तो अब A में जितने एलिमेंट्स हैं वो ऑलरेडी U में है, B में जो एलिमेंट्स है ऑलरेडी U में है, C में जो एलिमेंट्स है ऑलरेडी U में है, बट जो U बड़े वाले में क्या इनमें है, नहीं है। समझ रहे हो? इसको ऐसे समझिए कि हर पुलिस वाला एक इंसान होता है, लेकिन क्या हर इंसान पुलिस वाला होता है? मान लो हम बोलते हैं कि हर पुलिस वाला एक इंसान है, तो जानवर थोड़ी ना रहेगा, इंसान ही रहेगा। लेकिन क्या हर इंसान पुलिस वाला है? नहीं है, उल्टा करेंगे तो वैसे ही हम इसको समझते हैं कि ये बड़ा वाला सेट है, इसके अंदर ये सारे आ रहे हैं, बट इसके अंदर ये पूरा आ जाए तो फिर इसका पार्ट काहे का रहेगा। सो ये जो सेट्स हमने यहाँ पर लिखा है इसको हम बोलेंगे सबसेट। चाहे A हो, चाहे B हो, चाहे फिर ये C हो, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, सबसेट कहलाएंगे। और इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, तो अगर मान लो ये U की जगह मैं यहां पर A ले लेता, लेट मी सपोज ये A होता हमारा, U ना होके A होता, A हटा दो, P ले लेते हैं, मान लो ये P होता। तो अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, ऐसे लिखते हैं P, ऐसे लिखते P लिखते और यहां A लिखते हैं। तो इसको थोड़ा बैक हो जाओ,
इस तरीके से यहाँ पे। इसको हम ऐसे लिखेंगे, ए इज सबसेट ऑफ पी, बी इज सबसेट ऑफ पी, सी इज सबसेट ऑफ पी। कुछ इस तरीके से लिखेंगे हम इसको। अब मान लो कि ऐसे हम लोग एक और बना लेते हैं। यहां पर मान लो मैं क्यू बना लेता, यहां पर मैं क्यू बनाता और उसमें सेम लिख देता मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लो पूरा लिख देता मैं, तो हु बहुत सेम हो गया। तो ऐसे कंडीशन में एक तो सबसेट भी बन गया और दूसरा जो है बोलेंगे ये जो Q है सबसेट तो है P का बट इक्वल भी है। इक्वल बोले तो एग्जैक्टली सारे एलिमेंट्स मिल रहे हैं। तो एक्चुअली में यही सिंबल था जो हम आपको समझाना चाह रहे थे यहाँ पे, कि अगर इस सिंबल की हम बात करते हैं तो इस सिंबल में हम क्या बोल रहे हैं, तो इस सिंबल में हम ये बोल रहे हैं कि हमारा एक सेट बी है जो बड़ा वाला हो सकता है, लेकिन हमने एक स्पेशल केस लिया जिसमें ए के अंदर भी उतने ही एलिमेंट्स है, जो ए सबसेट है बट यहाँ पर इक्वल लगा रहे हैं कि वो सारे सेम हैं। लेकिन अगर हम ये मान के चलते कि जो बी के पास एलिमेंट्स हैं वो ए से एक ज़्यादा है, इसको एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं। इस वाले केस के लिए एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। जैसे मान लो यहां ले लेते हैं ए इज इक्वल टू, यहां मान लो हम ले लेते हैं ए इज इक्वल टू, ऐसा सिंपल ले लेते हैं 1 2 3 और 4, और बी भी ले लेते क्या 1 2 3 और 4। तो यहां पर हम बोलेंगे कि ए सबसेट है बी का, बट कैसा सबसेट है, तो एक ऐसा सबसेट है जो इक्वल है, मतलब ये बता रहा है सारे सिंबल्स इसके एलिमेंट्स मिलेंगे। बट इस वाले केस में मान लो हम ए वही लेते 1 2 3 4, है ना, अपने मन से ले रहे हैं जो भी समझाने के लिए। और मान लो बी यहाँ पर लेते हैं हम लोग 1 2 3 4 और यहाँ पर कर देते हैं हम लोग 5, ठीक है 5 कर देते हैं। सो हम क्या देख रहे हैं, कम से कम एक ज्यादा होना चाहिए। तो बी के पास जो एलिमेंट्स हैं वो ए से एक ज्यादा है। तो ऐसे केस में अब हम ये वाला सिंबल नहीं लगा पाएंगे, जो इक्वल टू का लगाते हैं ना, ये नहीं लगा पाएंगे। फिर हम लिखेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। क्या बोलेंगे, ए इज सबसेट ऑफ बी, और बी को हम लोग क्या बोलेंगे, बी को बोलेंगे सुपरसेट। बी को क्या बोलेंगे यहां पर, सुपरसेट। बी आपका हो गया सुपरसेट, सिंबल है ना सुपरसेट का, इसलिए मैंने कहा था सिंबल ध्यान रखने के लिए। तो इसको बोलेंगे बी इज सुपरसेट, ऐसे बोलेंगे बी इज सुपरसेट ऑफ ए, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया आपका ये? हाँ जी सर क्लियर तो हो गया, बढ़िया है ये, पर थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है। अब भाई उन बच्चों को ज़्यादा दिक्कत हो रहा होगा जो डायरेक्टली है ना मजबूरी में होते हैं, कि मतलब दिमाग में अचानक से आ जाता है कि यार पीसीबी है, मैथ ऐड कर लेते तो कुछ इंजीनियरिंग ही कर लेते, तो अचानक से कूद पड़ते हैं एकदम से, अब हम भी मैथ पढ़ेंगे। जब आते हैं पढ़ने के लिए समय कम होता है। अब जो 2 साल में पढ़कर बच्चे निकलते हैं ये फ़ोन करते हैं सर 15 दिन का समय है। बोले क्या हुआ, मैथ पढ़ना है, तो आगे पढ़ा हुआ पीछे नहीं पढ़ा हुआ था? नहीं सर हमारा तो मैथ था ही नहीं। मतलब 15 दिन में कर लोगे? कर ही लेंगे सर, जो होगा देखा जाएगा। तो इनके जज्बातों को समझो कि मतलब 15 दिन में इनको करना है, और इनके हौसले को भी सलाम है कि इतनी मेहनत से और ढंग से करते हैं। ठीक है, तो भाई ये भी हमें समझना पड़ेगा कि ये जो कंफ्यूजन है वो थोड़े टाइम के लिए, हमेशा नहीं है यहाँ पर। ठीक है, नोट में देखिए एक चीज हमने यहाँ पर लिखा है, और नोट में क्या लिखा है, एम्प्टी सेट या नल या वाइड सेट, फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट ए, दैट इज फाई इज अ सबसेट ऑफ ए। सो बेसिकली यहां पर जो मैंने आपको समझाया था, यहां पर मैंने आपको समझाया था कौन सा एम्प्टी सेट, कहां गया ये एम्प्टी सेट, समझाया था कि इसके अंदर कुछ होता ही नहीं है। जितने भी एम्प्टी सेट्स होंगे वो सारे के सारे सेट्स का सबसेट होगा। जैसे मैं बोलता हूं एक आदमी उसके पास 10 रुपया है, अच्छा उसके पास 100 रुपया भी हो सकता है, हाँ उसके पास 1 लाख भी हो सकता है, हाँ भाई हाँ, अच्छा उसके पास ऐसा भी हो सकता है कि 1 रुपया भी ना हो, ये भी पॉसिबल है ना संभव। तो वैसे ही इस लाइन को लिखने का मतलब यही था, इस लाइन को लिखने का यही मतलब था
कि जितने भी एम्प्टी सेट्स हैं, जो नल या वॉइड सेट्स हैं, वो सारे के सारे सेट्स का सबसेट है। अभी हम आपको पावर सेट के बारे में समझाएंगे, कैसे एक सेट का पावर सेट बनाया जाता है। बहुत सारे पावर सेट हम बना सकते हैं एक सेट को अलग अलग। देखिए जब हम बात करते हैं यूनिवर्सल सेट की, सो यूनिवर्सल सेट बेस, देखिए सुपर सेट अलग है। सुपर सेट हम क्या बोल रहे हैं कि हम दो सेट्स की बात कर रहे हैं, ये बड़ा वाला है, इसके अंदर ये छोटा वाला भी आ रहा है, डेट इज नोन एज सुपर सेट। बट हम यूनिवर्सल सेट्स की बात करते हैं तो यूनिवर्सल सेट्स बैक में हमने आपको बताया था, जहां पर हमने यूनिवर्सल सेट्स में आपको बताया था कुछ इस तरह का कि इसमें है और इन सब का ये है, राइट। बट हम पावर सेट की बात करेंगे तो अलग हो जाएगा। देखिए ये है पावर सेट। अब पावर सेट बेसिकली क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। पहले एक सेट का सबसेट बनाइए। सोचिए एक सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ सबसेट्स पॉसिबल ऑफ अ सिंगल सेट। जैसे आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो कैसे एक मॉलिक्यूलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होता है, उसे कितने स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं आप बनाते हैं ना, वैसे ही यहां पर सोचिए। मान लो एक सेट हमारा है पी क्यू, तो सोचिए इस सेट का ऐसे कितना बन सकता है। अगर हम इसको पी क्यू ले रहे हैं तो ऐसे कितना बन सकता है यहां पर हमारा भैया। पॉसिबल सबसेट्स क्या क्या बन सकता है, देखिए एक तो 5 पहले ही बैठा दिया, क्योंकि जो नल या वॉइड सेट होता है, एम्प्टी सेट होता है, वो तो ऑलरेडी सबसेट होता है। एक सिंगल पी को उठाइए, पकड़ के बैठा दीजिए, पी हो गया। क्यू को उठा के बैठा दीजिए, ये भी पॉसिबल है। पी क्यू भी पॉसिबल है। मतलब इतने सारे यहां पर पॉसिबिलिटीज है, ये सारे के सारे इनके सबसेट्स होंगे। अब इन सबको एक सेट के अंदर डाल दो, है ना। तो ये जो हमने लिखा है दिस वन, ये जो हमने लिखा है ये वाला, बेसिकली ये जो लिखा है, अब इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे पावर सेट। इसको बोलेंगे पावर सेट। किसका, इसका। पावर सेट ऑफ ए। बड़ा बारीक बारीक फर्क है। यूनिवर्सल सेट मतलब एक ऐसा सेट जिसके बहुत सारे सब सेट्स हैं, तो बड़े वाले को यूनिवर्सल सेट बोल रहे हैं। पावर सेट हम तब कहेंगे जब एक सेट के सबसे पहले पॉसिबल सबसेट्स निकालेंगे, फिर उनको एक कलेक्शन में डाल देंगे, एक सेट बना देंगे, तब उसे पावर सेट कहेंगे हम लोग। क्लियर है? ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यूनिवर्सल सेट तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया, अभी बता दिया यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में हम लोग क्या एक्चुअली देखते हैं, सो वेन डायग्राम जब हम बनाते हैं तो वहां पर हम दो सेट्स के बीच में क्या कॉमन है ये जानने की कोशिश करते हैं। दो सेट्स के बीच में क्या कॉमन है ये जानने की कोशिश करते हैं, उसी को हम लोग वेन डायग्राम कहते हैं। हालांकि आगे जाएंगे तो आगे आपको एक साइंटिस्ट मैथमेटिशियन है, क्या नाम है मैथमेटिशियन का, जॉन वेन। जॉन वेन ने इसे बताया था, यही वजह है कि इसको हम लोग जो बोलते हैं वेन डायग्राम के नाम से जानते हैं। अब इसको से समझते हैं। मान लो एक सेट लेते हैं यहां पर 1 2 3 4 5, और एक सेट बी लेते हैं यहां पर, ठीक है। मान लो लेते हैं 3 4 5 6 7, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो कैसे इसको हम वेन डायग्राम बनाएंगे। देखो ये सेट ए है ना, ये सेट ए है, और एक और सेट बी बनाते हैं। कॉमन तो दिख रहा है 3 4 5 3 4 5, एक ना हम ऐसे बना लेते हैं, कुछ इस तरह से बना लेते हैं। तो बेसिकली ये ना हमारा सेट ए है, ये हमारा सेट बी है। अब देखो क्या क्या कॉमन है उसको हम डालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो 3 4 5 कॉमन है, 3 4 और 5 ये कॉमन है हमारा। बाकी के एलिमेंट्स लिख देते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ बचा 1 2 तो हो ही गया, 5 1 2 3 4 5, इसका लिख लेते हैं 6 7। तो ये जो बीच का आपको दिख रहा है ना, एक्चुअली इसको इंटरसेक्शन वाले में भी पढ़ेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ेंगे, कैसे सिंबल्स होता है वो भी हमको दिखाएंगे, यूनियन ऑफ सेट्स का भी आपको दिखाएंगे। बट यहाँ पर वेन डायग्राम का मतलब बस इतना ही समझिए, बस जो कॉमन है, मतलब समझिए जो कॉमन है बिटवीन टू सेट्स, बस 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 मजा आएगा क्वेश्चन सोल्व करने में, पूरा समझ जाओगे तो। ठीक, अच्छा आगे बढ़ें।
देखो इंटरसेक्शंस ऑफ सेट्स भी आ गया, वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। ये मान लो सेट ए सेट बी है, बीच में कॉमन है, तो इसको इंटरसेक्शंस ऐसे बोलते हैं, इसको ऐसे करते हैं, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन बोलते हैं जो कॉमन है बेसिकली इसका मतलब होता है जो कॉमन है। अपना जो कॉमन है इसको हम यहां पर दिखा देंगे, ठीक है। अब यहां पर सोचो कि जैसे हम लिखा ए इंटरसेक्शन बी, तो हम जो यहां लिखेंगे जो कॉमन होगा, तो जो कॉमन है मान लो एक्स है, इसको एक्स मान लेते हैं, तो ये एक्स ए से भी ताल्लुकात रखता है, बिलोंग करता है, और ये एक्स बी से भी बिलोंग करता है, तो हम लिखेंगे एक्स सेट बिल्डर फॉर्म, हेलो, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए, देखो एक्स बिलोंग टू ए, राइट, एंड एक्स बिलोंग टू बी। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये एक्स ए से ही बिलोंग करेगा और ये एक्स बी से भी बिलोंग करेगा। बोलिए हाँ या ना, क्लियर? हाँ जी सर क्लियर, आगे बढ़े, ठीक। नेक्स्ट, डिसजॉइंट सेट्स। अब डिसजॉइंट सेट्स हम उनको कहेंगे जिनके बीच में कोई कॉमन ही नहीं है भाई, कॉमन ही नहीं है बीच में। कॉमन नहीं मतलब कुछ नहीं है, मैं आपको बना के दिखाता हूं। जैसे मान लो लिखा ए 1 2 3 4, मैंने लिखा बी 5 6 7 8, मुझे बताइए ना कहां आपको यहां पर कॉमन दिख रहा है? कहीं नहीं कॉमन दिख रहा है, तो इसको बोलेंगे डिसजॉइंट सेट, और यहां बोलेंगे ए और बी का जो इंटरसेक्शन है वो 5 है, मतलब बीच में कुछ नहीं है। नेक्स्ट, यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स की बात करेंगे तो हम इसको यूनियन कर देंगे, यूनाइट कर देंगे। कैसे करेंगे यूनियन का मतलब? इन्होंने जोड़ना होता है यूनियन का मतलब। मान लो ए इज इक्वल टू हमने लिखा 1 2 3 4, और मान लो बी इज इक्वल टू हमने लिखा 5 6 7, या मान लो आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा, मैं एक काम करता हूं, मैं यहां से स्टार्ट कर देता हूं, 4 4 5 6 7, कुछ इस तरह से देते हैं। देखो इन दोनों को यूनियन करते हैं, ए यूनियन बी। अब इसमें सारा मिला के लिख दो, देखो जो रिपीट करेगा ना कॉमन होगा, एक ही बार लिखना, 2 बार नहीं। 1 2 3 4 5 6 7, ये जी हमारा बनकर हो गया रेडी, और इसको बोलेंगे यूनियन ऑफ सेट्स। सो भाई यहां तक ये थ्योरी पोर्शन था जिसको हमने आपको समझाने की और बताने की कोशिश किया है, हैं? अभी तो इसमें कुछ था नहीं ऐसा बताने के लिए। अभी जब क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे ना, मजा आएगा पढ़ने में, मजा आवा, क्योंकि इनके क्वेश्चन ही तो मेन है मैथ में। और इस तरीके से जो है हम आपको पढ़ाना चाहते हैं जिससे कि पहली बात तो आपका अटेंशन और फोकस यहां बना रहे। मैथ जनरली बोरिंग होता है, ये बात सत्य है, लेकिन अगर टीचर के साथ हमारा इंटरेस्ट आ जाए, कम्युनिकेशन बन जाए, तो वही मैथ हमारे लिए इजी हो जाता है। 2 तरीके से मैथ इजी बनता है, पहला पढ़ाने वाला व्यक्ति से हमें अच्छा लगने लग जाए पढ़ने में, तो आपका मैथ इजी हो जाएगा, और दूसरा ये कि खुद सोल्व कर रहे हैं और सोल्व हो रहा है तो भी मजा आता है। गेम है ना एक तरह से, गेम मजा आता है जब एकदम जीत जाता है, मजा आएगा। तो वही काम आपको करना है। हमारे मैथ के 2 प्रोफेसर थे, तो एक नाम था राजेश राम, वो पढ़ाते थे बड़ा बोरिंग सा, नींद आता था क्लास में, और एक और नाम था, पता नहीं उनका क्या नाम, विनोद या क्या नाम था। वो आते थे एकदम से मजा आता था, हंसते खिलखिलाते रहते थे एकदम से, और जो भी चीज़ सिखाई पूरा समझ में आया, है ना। तो ये चीज़ आपको समझनी कि आपको अब कैसे इंटरेस्ट करना है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। बाकी ये चैप्टर 1 था, अभी इसमें और काम होना है, मतलब इसमें अभी क्वेश्चंस वगैरह बाकी रह रहा है। हम इसमें कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको बताएंगे या करवाएंगे जिससे आपका चैप्टर ईजी हो जाएगा। हम फिर से आपको बता रहे हैं कि भाई आपके पास समय कम है, हम बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर दे देंगे, इसे आप देख ही नहीं पाओगे। पब्लिक वाले के पास तो फिर भी समय है, वो देख लेता है, पर ऑन डिमांड वाले के पास समय है ही नहीं। और इस वीडियो को तो फिर भी हमने थोड़ा सा लंबा बना दिया, आगे से तो हम कोशिश करेंगे कि और शॉर्ट करके आपको बनाएं, और उन शॉर्ट्स में कंटेंट शॉर्ट ना करें, उसके अंदर हम डिटेल ही बताएंगे, बट हम ध्यान रखेंगे इस बात का जिससे कि आप अपने समय में इसको कंप्लीट कर पाएं। सो इसी के साथ इसको यहीं पर ओवर करेंगे, मिलेंगे नए कंटेंट और नए अपडेट के साथ में और इसके अगले पार्ट में। तब तक मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।